जानेंगे विस्तार से खबरों की। सबसे पहले बात कर लेते हैं पेरिस ओलंपिक की। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई हो गई है। कुश्ती का फाइनल नहीं खेल पाएंगी विनेश फोगाट। फाइनल में पहुंचने के बाद विनेश फोगाट अयोग्य घोषित हो गई है। विनेश फोगाट के वजन को लेकर यह पूरा विवाद हुआ है। 50 किलो वेट कैटेगरी में विनेश फोगाट खेलती है। ऐसे में 50 किलो से ज्यादा उनका वजन आया, जिसकी वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। मुकाबले के बाद विनेश फोगाट का वजन ज्यादा निकला। वजन 100 ग्राम ज्यादा होने से उनको अयोग्य घोषित किया गया है। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरह से सभी की निगाहें आज विनेश फोगाट के फाइनल मुकाबले में थी, ऐसे में उम्मीद यही थी कि सिल्वर मेडल तो पक्का है और अगर विनेश जीत जाती है तो गोल्ड मेडल भी ला सकती है। ऐसे में ये बड़ी खबर, जिसमें पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई हो गई है। फाइनल मुकाबला अब नहीं खेल पाएंगी विनेश फोगाट। फाइनल में पहुंचने के बाद विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई हो गई। विनेश फोगाट के वजन को लेकर यह पूरा विवाद हुआ। 50 किलो वेट कैटेगरी में विनेश फोगाट खेलती है। उनका वजन 50 किलो से 100 ग्राम ज्यादा सामने आया, जिसके बाद उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया। मुकाबले के बाद विनेश फोगाट का वजन ज्यादा निकला। बीते दिन विनेश फोगाट ने सेमीफाइनल खेला था, जिसमें जीतकर वो फाइनल में पहुंची थी। आज उनको फाइनल मुकाबला खेलना था, लेकिन फाइनल मुकाबला खेलने से पहले जब उनका वजन नापा गया तो 50 किलो 100 ग्राम उनका वजन निकला। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता अजय कुमार का। अजय, सभी की निगाहें आज विनेश फोगाट के फाइनल मुकाबले पर थी, क्योंकि यह बात तो पक्की थी कि सिल्वर आ ही रहा है और अगर विनेश जीतती है तो इतिहास रचते हुए गोल्ड जीत जाएंगी। लेकिन विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई हो जाती है। क्या वजह डिस्क्वालिफिकेशन के पीछे? बिल्कुल ये बता दें, जिस तरह से जो भारतीय विनेश फोगाट वो लगातार जीतती रह रहे थे, लेकिन कल अचानक से उनका रात भर मेहनत की उनकी जो टीम तैयार कर रही थी, लेकिन जब उनका पेट तोड़ा गया तो 50 केजी से 100 ग्राम मैच का निकला, तो उसको सही कर दिया गया है। ऐसा कहीं ना कहीं भारत को नुकसान हुआ, क्योंकि जो गोल्ड मेडल जीतने लायक थी वो हो सकता था कि वो जीत सकते थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वहीं बताते हैं तो सवाल आखिरकार 100 ग्राम वजन होने के कारण उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। तो ये भारतीय के लिए है, लेकिन ये जो विनेश फोगाट लगातार मेहनत करती आई थी और लगातार अपने वो जीत को हासिल करते आई थी, क्योंकि गोल्ड मेडल लाने की उनकी पूरी ख्वाहिश थी, लेकिन सिल्वर ही मेडल उनको हाथ लगेगा। बिल्कुल अजय, आपकी बात, जिस फॉर्म में विनेश फोगाट खेल रही थी, कल तक सभी ये उम्मीद कर रहे थे कि आज शायद गोल्ड भी जीत जाएंगी, लेकिन ये बड़ा झटका यहाँ पर हर किसी के लिए, जिस तरह से विनेश डिस्क्वालीफाई हो गई है। क्या यहाँ पर एक री अपील का मौका भारत को दिया जाएगा? देखिए, अभी ये सवाल है कि जिस तरह से इनका जो वजन है, जो वेट है, वो 100 ग्राम बताया गया था, लेकिन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने ये बयान जारी किया था कि आखिरकार ये जो महिला अक्सर प्रदर्शन करती थी, लेकिन जिससे 100 ग्राम वजन होता उसको लेकर चिंताजनक थी, क्योंकि सुबह जो उनका बेहद खेदजनक ही भारतीय जो विनेश फोगाट थी, महिला 50 किलो था, लेकिन जब आता है मौका दिया जाता, लेकिन प्रयास सभी। लेकिन वजह क्या है? पूरी टीम विनेश के साथ है, विनेश के अपने पर्सनल ट्रेनर्स भी उनके साथ है। क्या चेक नहीं किया गया था वेट? जिस तरह से आज वो पहुंची और वहां पर जब 100 ग्राम से ज्यादा पाया गया तो फिर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। क्या बीती रात चेक नहीं किया गया था? क्योंकि बीती रात भी उन्होंने सेमीफाइनल खेला था। बिल्कुल, ये देखिए, रात को भी जो उनकी टीम थी पूरी प्रयास थी, पूरी लगातार उनके पेट के खाने पीने की व्यवस्था पूरी तरह से जांच चल रही थी, पूरा रात भर मेहनत की थी, क्योंकि आज उनको फाइनल खेलना था। तो देखिए, ऐसे में देखना है कि आखिरकार 100 ग्राम जो वेट है वो किस तरह बढ़ा था, क्यों हुआ, क्योंकि लगातार रात को भी वजन वेट खेला भी गया था, खान पीन में ध्यान रखा जा रहा था, लेकिन अचानक से 100 ग्राम वेट बढ़ने के कारण उनको बाहर का मौका देखना पड़ा है। और इतना बड़ा मुकाबला अजय, फाइनल है ओलंपिक का, गोल्ड जीत सकती थी, और इतनी बड़ी लापरवाही कैसे विनेश की भी तरफ से और जो उनके ट्रेनर्स है, जो उनकी पूरी टीम उनके साथ वहां मौजूद है, उनकी तरफ से भी? बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि अभी तक जो उनका वेट पूरा 50 केजी था, उससे भी कम बताया जाता, लेकिन अचानक से जिस तरह से 100 ग्राम सुबह जो उनका बड़ा वेट, तो कहीं ना सवाल जरूर खड़ा करता है कि आखिरकार जो उनकी टीम थी, जो ट्रेनर थे, जो उनके कोच थे, वो क्या करते थे, आखिरकार साथ में ऐसा क्या हुआ कि दिन निकलते उनको 100 ग्राम जो वजन था वो बढ़ गया। तो उसका सवाल जरूर खड़ा हो रहा है, लेकिन अभी प्रयास जारी है। हो सकता है कि कुछ मौका मिला, लेकिन फिर भी उनको बाहर जरूर कर दिया गया। लेकिन ये कहीं ना कहीं कमियां इसकी जांच है कि आखिरकार पूरी रात मेहनत की है, पूरी लगातार प्रयास किया,
क्योंकि फाइनल मैच खेलना और फाइनल मैच के बाद जिस तरह से उनको गोल्ड लाने की प्रयास था, जो सपना था वो टूट गया है। तो इसमें सवाल है कि आखिरकार उनके जो साथी थे वो क्या कर रहे थे, क्या खाया जो उनका 100 ग्राम वेट बना। क्या यहाँ पर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से किसी तरह की अपील की गई इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन को? क्या एक बार फिर से रिव्यू करने पर विचार के लिए यहाँ पर बात आगे बढ़ाई गई? देखिए अभी ऐसी जो जानकारी नहीं आ रही, क्या मतलब कोई भी विकल्प यहाँ पर विनेश के पास नहीं? देखिए बिल्कुल साफ साफ क्लियर करता है कि 100 ग्राम वेट होने का उनको बाहर निकाल देगा, लेकिन रिपीट जरूर की जा रही है कि आखिरकार दोबारा वेट किया जाए। दोबारा के 100 ग्राम वेट में कुछ असर नहीं पड़ता, लेकिन जो रूल्स होते हैं उन रूल्स के माध्यम से उनको बाहर निकालेगा। अब देखना है कि उनकी बिल्कुल, यानी विनेश से पूरे सभी देशवासियों की उम्मीदें जुड़ी हुई थी। आज गोल्ड पर निगाहें थी, गोल्ड के लिए मुकाबला वो आज खेलती, लेकिन उससे पहले ही सभी देशवासियों की उम्मीदों पर पानी फिरते हुए विनेश को यहां पर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। वजन को लेकर बात जो है वो सामने आई है। अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बात करेंगे अयोध्या को लेकर, लेकिन उससे पहले यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात अयोध्या की कर लेते हैं। अयोध्या में जिस तरह से किशोरी के साथ गैंगरेप का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, इस दौरान पीड़ित परिवार से जुड़ा प्रतिनिधि मंडल ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई से परिवार संतुष्ट है, ऐसा पीड़ित परिवार ने कहा। पीड़ित परिवार ने सीएम योगी का आभार भी व्यक्त किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अयोध्या में जिस तरह से किशोरी के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया था, उसके बाद से ही प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। मुख्य आरोपी मोहित खान के घर पर भी बुलडोजर चला, उनकी बेकरी को भी सील किया गया। साथ ही पीड़ित परिवार से जुड़ा प्रतिनिधि मंडल सीएम योगी आदित्यनाथ से मिला। इस दौरान सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई से पीड़ित परिवार संतुष्ट है, ऐसा प्रतिनिधि मंडल ने बताया। साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवार ने सीएम योगी का आभार भी व्यक्त किया है। तो अयोध्या में जिस तरह से किशोरी के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया था, जिसमें समाजवादी पार्टी नेता मोहित खान मुख्य आरोपी है, इस पूरे मामले ने जिस तरह से तूल पकड़ा, ताबड़तोड़ कार्रवाई भी प्रशासन द्वारा की जा रही है। मोहित खान की बेकरी को सील किया गया, मोहित खान के घर पर भी बुलडोजर चला। इसके बाद अब पीड़ित परिवार से जुड़ा प्रतिनिधि मंडल सीएम से मिला। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता विनय मिश्रा का। विनय, जिस तरह से अयोध्या गैंगरेप मामले में प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है, जो मुख्य आरोपी है मोहित खान, उसकी बेकरी भी सील की गई, उसकी प्रॉपर्टी पर भी बुलडोजर चला। अब पीड़ित परिवार से जुड़ा प्रतिनिधि मंडल ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल भैया, यहाँ पे बता दूं कि अयोध्या में हुए गैंगरेप कांड में जो है आज पीड़िता के परिवार के जो प्रतिनिधि मंडल जो है सीएम योगी से मुलाकात की थी। तो सीएम योगी को धन्यवाद दिया है कि जिस तरीके से कार्रवाई की गई है उसकी इनको लोगों को उम्मीद नहीं थी, और यहाँ पे उन लोगों को न्याय भी मिला है। इससे पहले जो 2 से ढाई महीने तक की इन लोगों को न्याय नहीं मिला था, बल्कि जो है काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा था। और योगी सरकार से जब पीड़ित की मांग मिली है, उसी के बाद जो ताबड़तोड़ कार्रवाई यहाँ पे देखने को मिली। और जो मुख्य आरोपी मोहित खान था, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हुई, उसको जेल के पीछे भेजा गया, और उसकी जो अवैध प्रॉपर्टी थी उससे भी जो योगी का बुलडोजर चला है, और अभी बुलडोजर और चलना भी बाकी है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में नोटिस चिपका ही दी गई है, जो लोग दुकानदार हैं उनको खाली करने का निर्देश भी जारी हो गया है, और जो मकान है उसको भी पूरी तरीके से अवैध बताया जा रहा है। तो ये माना जा रहा है कि जल्द उससे भी बुलडोजर चल सकता है। तो जो प्रतिनिधि मंडल मिला है, तो सीएम योगी को जो काफी धन्यवाद दिया है कि जिस तरीके से कार्रवाई की गई उसकी उन लोगों को उम्मीद ही नहीं थी, और साथ में आर्थिक सहायता भी पहुंचाने का कार्य किया गया, और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से मुहैया कराई गई, और इलाज का भी बेहतर से बेहतर व्यवस्था की। बिल्कुल, यानी विनय, जो पीड़ित परिवार है वो यहाँ पर सरकार जिस तरह से इस मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संतुष्ट नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी डीएनए रिपोर्ट की बात कर रही है और इस कार्रवाई पर भी सवाल उठा रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पे जिस तरीके से पीड़िता का गैंगरेप होता है, उसके बाद से क्योंकि आरोपी समाजवादी पार्टी से जुड़ा था, और जुड़े होने की वजह से जो है मामला काफी तूल पकड़ लिया गया। समाजवादी पार्टी जो है बैकफुट पे यहाँ नजर आ रही थी, वही बीजेपी जो है ये हमलावर थी पूरी तरीके से। तो यहाँ पे अखिलेश यादव ने जो है मांग की थी कि जो डीएनए टेस्ट होना चाहिए, जो भी आरोपी उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि वजह ये थी कि समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ आरोपी था,
तो इसमें माना जा रहा है कि डीएनए टेस्ट होगा, क्योंकि पीड़िता का जो है गर्भपात भी जो है केजीएमसी में करा दिया गया है। तो अब ये जो अखिलेश यादव की मांग थी यहाँ पे डीएनए टेस्ट की, तो यहाँ पे डीएनए टेस्ट होगा, उसके बाद स्थिति साफ हो जाएगी कि इसका ये गुनाहगार कौन है। इससे पहले भी हालांकि हमने देखा था विनय, जिस तरह से पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ पहुंच के मुलाकात की थी, तब सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई का आश्वासन पीड़ित परिवार को दिया था। अब एक बार फिर से जो पीड़ित परिवार से जुड़ा प्रतिनिधि मंडल है उसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। कौन कौन लोग इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे? क्या पीड़िता के परिवार से जुड़ा कोई इसमें शामिल था? जी, इसमें पीड़ित के परिवार के ही सदस्य थे और इनके जो पटीदार रिश्तेदार थे, उन्हीं लोगों से, और एक बीजेपी के नेता थे, उनके साथ जा करके जो है सीएम योगी से यहाँ पे मुलाकात करते हैं और उनको पूरे तरीके से धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए मुख्य उद्देश्य यही था कि जो अभी तक की मेरी बेटी थी उसको न्याय नहीं मिल रहा था और सीएम योगी से महिला सुरक्षा को लेकर पहले भी सीएम योगी आदित्यनाथ गंभीरता दिखा चुके हैं और जिस तरह से इस मामले में योगी सरकार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। अगर बात करें जो मुख्य आरोपी है मोहित खान, उसके खिलाफ और क्या कुछ कार्रवाई यहां पर? तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या गैंगरेप मामले से जुड़ा ये पूरा मामला, जिसमें पीड़ित परिवार से जुड़ा प्रतिनिधि मंडल सीएम से मिला। सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई पर पीड़ित परिवार ने संतुष्टि जताई है। विनय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर अयोध्या से है, जहां सर्किट हाउस में सीएम योगी के साथ हुई मीटिंग के सपा के बागी विधायक अभय सिंह भी शामिल हुए, जहां उन्होंने अयोध्या की समस्याओं को लेकर सवाल भी उठाए। साथ ही अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि जो डीएनए की मांग कर रहे हैं वो अपनी अंतरात्मा को झोंके। सीएम योगी की मीटिंग में शामिल हुए हैं सपा विधायक। अयोध्या की समस्याओं को लेकर उन्होंने सवाल भी उठाए और दूसरी तरफ अखिलेश यादव पर तंज भी कसा। क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के आया था माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। क्षेत्र की समस्याओं पर रोड के लिए, नाली के लिए, सड़क के लिए, इसके लिए मैं आया था। हाँ, रोड नाली सड़क जो व्यवस्था खराब वो ठीक होगी। ये हुआ कि हाँ सब व्यवस्था ठीक होगी। हाँ, उतने अच्छे ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा होगा, इसलिए उसको ट्रीटमेंट के लिए वहाँ लखनऊ भेजा गया, जो डॉक्टरों की टीम ने भेजा। डीएनए टेस्ट की मांग करने वाले महिला विरोधी हैं। डीएनए टेस्ट की मांग करना बिल्कुल गलत है। महिलाओं का सम्मान करता है, महिलाओं का डीएनए टेस्ट नहीं कराता है। यहाँ माँ दुर्गा पूजी जाती है, महिला के रूप में माता लक्ष्मी पूजी जाती है, माँ सरस्वती पूजी जाती है। जो लोग डीएनए टेस्ट कराते हैं उनको अपने अंतर में झांकना चाहिए। ये महिला विरोधी बात है, महिलाओं का अपमान करने वाली बात है, बहन और बेटियों का अपमान करने वाली बात है डीएनए टेस्ट कराने। क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के आया था माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। क्षेत्र वही हजारीबाग में बड़ा हादसा हो गया। बरही के रियाड़ा औद्योगिक क्षेत्र में लगी फैक्ट्री पवन पुत्र स्टील की चिमनी में ब्लास्ट हो गया। तेज धमाके के बाद कई मजदूर बुरी तरह से जख्मी हो गए। हादसे के वक्त फैक्ट्री में 70 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे। सभी घायल मजदूरों को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई है। अस्पताल ने 2 मजदूरों की मौत की इस दौरान पुष्टि की है। अस्पताल की ओर से बताया गया है कि हादसे के बाद यहां 7 मजदूरों को लाया गया। अन्य घायल मजदूरों को रांची के रिम्स में रेफर किया गया है। तो हजारीबाग से खबर, जहां एक फैक्ट्री में आग लग जाती है, चिमनी में ब्लास्ट होता है, जिसके बाद फैक्ट्री में आग लग जाती है। इस हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो जाती है। फैक्ट्री में उस दौरान 70 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे। कई की हालत गंभीर बनी हुई है। खबर वाराणसी से है, जहां बांग्लादेश के हालात को लेकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि विश्वविद्यालय ने बांग्लादेश के हालातों को देखते हुए विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले बांग्लादेशी छात्रों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें छात्रावास में रोक लिया है। बीएचयू प्रशासन ने विश्वविद्यालय से पास आउट हो चुके करीब 40 छात्रों को विश्वविद्यालय के छात्रावास में निःशुल्क रुकने और अन्य सुविधाओं को देने का
फैसला किया है। अनुमति के अनुसार बांग्लादेश के हालात सुधरने तक विश्वविद्यालय के छात्रावास में बांग्लादेशी निःशुल्क रह सकते हैं और छात्रावास की अन्य सुविधा ले सकते हैं। मेरा नाम है विद्युत कांति, मैं बांग्लादेश से हूँ। तो बांग्लादेश में अभी जो प्रॉब्लम हो रहा है, वो जो वायलेंस हो रहा है, उसमें बांग्लादेश में जब स्टूडेंट जाएंगे तो बहुत ही दिक्कत होगा उससे। इसलिए ये चीज़ें जो ये साबित है, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद जनाएंगे, क्योंकि अब बांग्लादेश के स्टूडेंट जा नहीं पाएंगे। जाएंगे तो बहुत, अब सरकार भी नहीं है बांग्लादेश में, इसलिए बहुत ही दिक्कत होगा। और बांग्लादेश में अभी आज थोड़ा सा ठीक है, तो कल बहुत ही दिक्कत हो रहा था, कल बहुत बुरा हाल था बांग्लादेश का, क्योंकि बांग्लादेश का जो प्रधानमंत्री था वो इस्तीफा ले लिया। इसलिए बहुत ही दिक्कत। पढ़ाई अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं BA ऑनर्स में हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ अभी। इसी विश्वविद्यालय में हम तो अभी इंटरनेशनल जो है न्यू इंटरनेशनल कॉलेज में रहते हैं, और जो अभी साल जिसका ख़त्म हो गया है कोर्स, वो अभी चले जाते हैं। तो बीच में जो सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि बीच में बोला गया है कि जिसका कोर्स ख़त्म हो गया है, इसको अभी कुछ समय तक रहने के लिए दिया जाएगा, जितने दिन तक बांग्लादेश में ठीक नहीं होता है। वहीं यूपी मैनपुरी में पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने थाना प्रभारियों के कार्यक्षेत्र में देर रात बदलाव किया। इस बदलाव के दौरान बरनाहल थाना प्रभारी अरविंद सिंह को कुर्रा नया थाना प्रभारी बनाया गया है। वहीं कुर्ला थाना प्रभारी दिनेश कुमार को SSI कोतवाली मैनपुरी की जिम्मेदारी दी गई है। देश भर में हरियाली तीज धूमधाम से मनाई जा रही है। आज मथुरा के वृंदावन में अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। हरियाली तीज के मौके पर ठाकुर बांके बिहारी स्वर्ण रजत हिंडोले में विराजमान हो गए हैं। ऐसे में उनके दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। बड़ी संख्या में भक्त बांके बिहारी के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। वहीं भक्तों की सुविधा को देखते हुए खासा इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। मंदिर के आसपास और गलियों में अतिरिक्त सफाई कर्मचारी भी तैनात किए गए हैं। ऐसे में भक्तों की भीड़ प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई है। वीडियो आप देख सकते हैं किस तरह से हजारों की संख्या में भक्त बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए आज वृंदावन पहुंचे हुए हैं। मैं वृंदावन बांके बिहारी मंदिर से आशीष गोस्वामी। जैसा कि आप देख रहे हैं, बांके बिहारी जी महाराज का हिंडोला उत्सव है। सावन के महीने में हरियाली मावत पर बांके बिहारी जी महाराज के फूल बदले विश्राम होने के बाद तीज के दिन बांके बिहारी जी महाराज, जिसे आप लोग हरियाली तीज के नाम से जानते हैं, बिहारी जी महाराज आज सोने के हिंडोले में विराजमान है। बहुत मुहूर्त है, बहुत सुंदर दर्शन है। बिहारी जी महाराज अपने सखियों के साथ, राधा रानी के साथ स्वर्ण के हिंडोले में विराजमान हुए हैं। देखने वाली छटा है, क्योंकि बिहारी जी महाराज का ये श्रृंगार, ये स्वरूप और ये सुंदर नज़ारे आज मनमोहक हैं, भक्तों को सुख देने वाले हैं। इसलिए आज के दिन बांके बिहारी जी महाराज राधा रानी को स्वर्ण के हिंडोले में विराजमान करते हैं। बड़ा सुंदर सा भाव प्रकट करते हैं कि प्यारी दुल्हन पधारो। और बिहारी जी के दर्शन करके बिल्कुल बाहर आया ही हूँ कि जो कि साल में एक बार बिहारी जी सोने के हिंडोले में दर्शन देवे। इतने बढ़िया दर्शन मैंने कबू ना करे जो आज कर लिए। और मैं तो हर बुधवार मंगलवार को आज लिया ऐसे दर्शन। इस लग रहा साक्षात ठाकुर जी ऊपर से उतर के और बैकुंठ उतर के सीधे साक्षात हमारे वृंदावन में ही विराजमान है गए हैं। खबर लखनऊ से है, जहां पुलिस लूट और टप्पेबाजी करने वाले आधा दर्जन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पिछले कई दिनों से पुलिस ने इन आरोपियों को तलाश कर रही थी, जिसके बाद PGI थाने की पुलिस टीम ने जाल बिछाकर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने आरोपी के पास से लूट के रुपए, अवैध असलहा और कई बाइकें भी बरामद की है। ट्रक पे 4 व्यक्ति, जो 3 वाहन, एक CBR मोटरसाइकिल, एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और एक मंत्रा स्कूटी से आए हैं और उन्होंने लगभग 1,85,000 रुपए लूट लिए हैं। इस सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना PGI की पुलिस और सभी उच्च अधिकारीगण मौके पे गए थे। जो मुनीम था वहां का कृष्णकांत, उससे तहरीर प्राप्त करके सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था
और घटना का सफल अनावरण के लिए मेरे द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें हमारे पूर्वी जोन की क्राइम टीम भी थी। इन 3 टीमों द्वारा काफी मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के थ्रू डाटा कलेक्ट किया गया और इसी क्रम में 6 लोगों की गिरफ्तारी करी गई है। इनके नाम है अंश अवस्थी पुत्र नरेंद्र कुमार, मोहम्मद शारिक पुत्र लाल मोहम्मद, मौसम पाल पुत्र श्रवण पाल, युवराज पाल पुत्र स्वर्गीय अनूप कुमार, आशुतोष अवस्थी पुत्र रंजन अवस्थी और सलमान उर्फ कल्लू। इनसे जब पूछताछ करी गई तो इनके द्वारा बताया गया कि सलमान उर्फ कल्लू, जो खुद भी एक पिकअप ट्रक चालक का काम करता है, उसकी ये प्रकरण संज्ञान में था कि जब मुनीम के साथ ड्राइवर और कंडक्टर पिकअप लेके जा रहे हैं तो जरूर कहीं ना कहीं से पेमेंट लेके आ रहे होंगे। ये सूचना इसने बाकी 4 लोग अंश, शारिक, मौसम पाल और युवराज को दी। इन सबने प्लान करके किसान पथ के पास इनकी वहां पे रेकी करी और जब इन्होंने देखा कि ये लोग आ रहे हैं तो फाइनेंस का पैसा, किस्त का पैसा लेने के नाम पे इनको रोका और इनको इनके साथ भैसा भैसी करके पिस्टल के दम पे इनके 1,85,000 रुपए लूट लिए थे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।